नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हमारी क्लास नंबर 10 है। इससे पहले जो 8 क्लासेज या 9 क्लासेज जो अपनी हुई थी, इससे पहले जो 8 क्लासेज हुई थी वो अपनी हुई थी टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर हमने जो क्वेश्चन थे वो पेपर के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे वो मिक्स क्वेश्चन हमने रखे हैं, और कुछ जो क्वेश्चन अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने भी 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न आज तक पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के अंदर, वो सभी के सभी प्रश्नों का कलेक्शन जो है अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मिलेगा। उसके अंदर सभी क्वेश्चन विद व्याख्या जो है उसके अंदर किया गया है। आज की क्लास के अंदर अपना क्या रहेगा, आज की क्लास के अंदर भी सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन है। मतलब कोई एसआई के अंदर आया हुआ है, ठीक है, कोई आरएस के अंदर आया हुआ है, या साइंस से रिलेटेड जो अपने पीएसआई जो का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन का कलेक्शन इसके अंदर जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं, साथ साथ में जो प्रश्न आपको नहीं आए वो प्रश्न कंठस्थ याद करके भी आप अगर रखेंगे तो पेपर में निश्चित ही आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर कोई नया बच्चा इस क्लास के अंदर जुड़ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी 9 क्लासेज ऑब्जेक्टिव हो चुकी है, और उससे पहले 25 क्लासेज के अंदर, ठीक है, 25 क्लास के अंदर सब्जेक्टिव पूरा का पूरा सिलेबस साइंस का हमने उसके अंदर कवर किया है। उसके अंदर एनसीईआरटी बुक्स और साथ साथ में आरबीएससी की बुक्स को ध्यान में रखते हुए वो कवर किया गया है। तो चलिए अब यहां पर बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ में। ठीक है, अब देखो सबसे पहला प्रश्न अपना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। ठीक है, आया हुआ प्रश्न देख लो, 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और स्कूल लेक्चरर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्कूल लेक्चरर के अंदर पूछा गया निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। देखो हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, लेकिन क्या नहीं है, तो बेंजीन नहीं है। ठीक है, अब देखो कितना इजी सा क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूछा गया है। जैसा कि हर क्लास में मैं आपको बताता हूं कि जो 5 प्रश्न आते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं इजी, ठीक है, एक आता है मॉडरेट लेवल का और एक आता है अच्छे लेवल का। ठीक है, तो साइंस को हार्ड इसलिए नहीं आंके क्योंकि हार्ड आंकने वाले समय अपने क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन और अलग अलग टॉपिक में से जो ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने जब देखते हैं तो सभी के सभी क्वेश्चन अपने को हार्ड दिखाई देते हैं, क्योंकि अपने देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया वाले लेसन में से देखते हैं, तो ये एक क्वेश्चन उस टॉपिक में से हार्ड पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हीरा, ठीक है, चतुष्फल की संरचना, ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना, जो फुलरिन फुलरिन फुटबॉल के समान इसकी आकृति होती है, C60 इसका सबसे स्टेबल जो है वो कंपाउंड होता है। ठीक है, इसके अंदर कितनी होती है, कार्बन की मात्रा जो होती है वो 60 होती है। ठीक है, साथ ही साथ में इसकी खोज बकमिनिस्टर फुलर ने की थी। ठीक है, साथ ही साथ में इस C60 के अंदर टोटल 32 फलक पाए जाते हैं, जिसमें से 12 पंचकोणीय होते हैं। ठीक है, और 20 जो होते हैं वो होते हैं अपने षटकोणीय। ठीक है, षटकोणीय होते हैं। तो और देखो इसके अंदर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का और ऊष्मा दोनों का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, उसके साथ में sp2 संकरण होता है। ठीक है, उसी के साथ में इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी जो संरचना होती है वो होती है अपने षटकोणीय, और ये अधिक कठोर नहीं होता, अधिक कठोर नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पेंसिल के अंदर जो लीड पाई जाती है, ठीक है, उसको बोला जाता है। ठीक है, पेंसिल, ठीक है, वो ग्रेफाइट का उदाहरण होता है। ठीक है, और उसके अलावा देखो जो गाड़ियों के अंदर जो ग्रीस दिया जाता है, जो चिकनाई दी जाती है, उसके अंदर भी ग्रेफाइट होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में अपने आते हैं हीरा के ऊपर। अब देखो हीरा sp3 संकरण होता है, सुचालक होता है, सुचालक। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें क्या होता है, सुचालक देखो किस किस का होता है, सुचालक नहीं, ये होता है कुचालक, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मुक्त नहीं पाया जाता, ये होता है कुचालक।
sp3 संकरण इसके अंदर पाया जाता है। चतुष्फल की संरचना होती है, ठीक है। इसमें कोण कितना पाया जाता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट का इसके अंदर कोण पाया जाता है। दो बंदों के बीच में दूरी कितनी होती है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम दो बंदों के बीच में इसकी दूरी होती है। ये चीजें जो है अपने को यहाँ पर याद रखनी है। और ये प्रश्न, जो चीज जितनी ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसका मतलब पेपर में उतनी ही ज्यादा बार वो चीज आई हुई है, ठीक है। तो ये था पहला प्रश्न। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। अब देखो, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण बताओ। देखो, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर है क्योंकि चतुष्फल की उसके अंदर संरचना पाई जाती है। देखो, परमाणुओं की परतों में अंतर के कारण, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। क्रिस्टलीय संरचना में अंतर, नन ऑफ दीज, और एक है हीरे की चतुष्फल की संरचना, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चतुष्फल की देखो संरचना कैसी होती है इसकी, और एक होता है ये पीछे की तरफ। अब बंद कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब ये बंद लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम इसके अंदर जो है बंद लंबाई इसकी पाई जाती है। और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है, तो 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, 1 नैनोमीटर, ठीक है। ये होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है। एक पिकोमीटर कितना होता है, एक पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर होता है। एक फर्मी कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर, ये क्या होता है, एक फर्मी होता है, ठीक है। ये चीजें जो है वो पिछली क्लासेज के अंदर आ चुकी है, तो मैं साथ साथ में आपको रिपीट करवाता हुआ चलूंगा। अब देखो, पीएसआई एग्जाम 2021 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना के रूप में रहता है। त्रिविमीय मतलब 3D संरचना के अंदर, एक तो होता है 2D, एक होता है 3D। जैसे आपने देखा होगा आयत, आयत इस तरीके से होता है, ठीक है। ये है 2D संरचना, और देखो ठीक है, ये होती है 3D संरचना, ठीक है। और अच्छे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ठीक है, ये तो है 2D संरचना। अब ये देखो, ये क्या हो जाएगी, ये होगी अपनी 3D संरचना, ठीक है। इसका देखो कलर ब्लैक है इसलिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, ये तो है 2D, और ये संरचना जो अभी आपको दिखाई दे रही है ये है 3D संरचना। तो ऐसी कौन सी संरचना होती है ये बताओ। देखो, देखो, अब देखो, आपने हीरा पढ़ा था, जब हीरा पढ़ा था उसके अंदर देखो क्या था, एक कार्बन ऐसे था, और ये थी 3D संरचना। तो त्रिविमीय संरचना कौन सी होती है, कार्बन की त्रिविमीय संरचना होती है, और ग्रेफाइट और फुलरिन तीनों ही त्रिविमीय संरचना। लेकिन दृढ़ कौन सी होती है, दृढ़ मतलब कठोर, कठोर होती है हीरा। ये हीरा होता है, कठोर होता है। ग्रेफाइट का मैंने आपको बताया कि ये जो होता है वो अधिक सॉलिड नहीं होता, ज्यादा कठोर नहीं होता। तो बी जो सी ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित रहता है, पंचकोणीय, षटकोणीय, सप्तकोणीय, अष्टकोणीय। CT 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये था षटकोणीय संरचना, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट को, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा, मतलब कि रोड होती है उसके द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखो, जब ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को गर्म किया जाएगा तो अपने को मिलेगा फुलरिन। ये याद रखना है कि ग्रेफाइट को जब गर्म किया जाता है, आर्क द्वारा गर्म किया जाता है। आर्क मतलब क्या होती है, छोटी छोटी रोड होती है जिसकी सहायता से उसके अंदर विद्युत प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, तो फुलरिन हमें प्राप्त होता है। ये आया हुआ है क्वेश्चन 2014 के अंदर। उसके बाद में देखो, अब ये देखो, अब ये देखो ACF FRO एग्जाम 2021, जो ACF होता है ये एक RS के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट में अपने को पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पैटर्न जो रहेगा वो इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला कथन क्या है, ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज तो अपने कई टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है।
कि ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, अच्छा चालक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में देखो ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक, बिल्कुल नहीं, दोनों का ही एक अच्छा चालक ये होता है। उसके बाद में देखो डायमंड ऊष्मा, डायमंड मतलब समझ जाना यूं नहीं कि डायमंड तो हमें पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, डायमंड का मतलब है हीरा। हीरा ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक, देखो ये हमेशा ही कुचालक है और सभी का कुचालक ये होता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में देखो हीरा यानी कि डायमंड ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और डी। ठीक है, तो इसमें देखो ए और डी यहां पर करना है, ए और डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, यहां पर डी कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका अपने करेक्ट हो जाएगा। हीरा जो होता है विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो है दोनों का अच्छा चालक होता है, तो ए और डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन अपना यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया है, और अब देखो एक नया क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पर, अभी तक पेपर में नहीं आया ये। ठीक है, लेकिन चांस है कि पेपर में आ सकता है, और नया क्वेश्चन है तो नए क्वेश्चन का कलेक्शन जो है अपने वो साथ साथ में करते हुए चलेंगे। कुछ नए क्वेश्चन होंगे तो साथ साथ में नए क्वेश्चन भी अपने को याद होते रहेंगे। ठीक है, अब देखो उत्तक यानी कि टिश्यू शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला वैज्ञानिक था, तो ये कौन था? बीसेट। कौन था? बीसेट। थर्ड ऑप्शन जो है ये अपना सही हो जाएगा। बीसेट जो था वो टिश्यू शब्द का उपयोग करने वाला प्रथम वैज्ञानिक था। ठीक है, अब देखो यहां पर अपने चल रही है स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब देखो कोई भी तैयारी करते हैं तो उसका मूल्यांकन, अगर आपने बीएड किया होगा तो आपको पता होगा कि इवेल्युएशन किसी भी चीज का बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। बिना इवेल्युएशन जो है वो अपनी शिक्षा जो है वो अधूरी है। तो इवेल्युएशन अगर आप अपना करना चाहते हैं, ठीक है, तो स्कूल व्याख्याता की फुल टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर शेड्यूल वाइज टेस्ट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 20 टॉपिक वाइज और 6 मेजर टेस्ट हैं, और हर संडे को ये टेस्ट जो है वो अपने कंडक्ट करवाया जा रहा है। कहाँ पर? बीकानेर, जयपुर, सूरतगढ़। किस किस के लिए है? सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता दोनों के लिए जो है ये कंडक्ट करवाया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और संडे को टेस्ट होता है तो संडे से पहले पहले जो है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और इन नंबर पे आपको कॉल करना है। इसी तरीके से सेकंड ग्रेड के अंदर भी है 20 टॉपिक वाइज और 12 मेजर टेस्ट, मतलब टोटल जो रिवीजन होने वाला है वो इसके अंदर आपका 12 बार, और सेकंड ग्रेड के अंदर जो रिवीजन होने वाला है वो 6 बार आपका रिवीजन होने वाला है पूरे के पूरे सब्जेक्ट का। तो इसके लिए भी आप जो है इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से एक सरल उत्तक है। ठीक है, देखो जिस टाइम मैंने उत्तक वाला टॉपिक पढ़ाया था सभी प्रकार के उत्तक आपको यहां पर समझाए थे। साथ ही साथ में जब हमने एमसीक्यू क्लास की थी तो उसके अंदर भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए थे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सरल उत्तक क्या होता है। देखो पहले देखो जटिल, ठीक है, ये दोनों है जटिल के उदाहरण। ठीक है, मतलब जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब ये जाइलम क्या करता है? ये जाइलम जो करता है जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम मतलब फल, फल को क्या किया जाता है? खाया जाता है। तो फल जो है ये करता है भोजन का, भोजन का संवहन करता है। ठीक है, अब यहां तक की बात तो ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो सरल उत्तक, देखो सरल उत्तक। ठीक है, इसके अंदर देखो कुछ नाम मैंने बताए थे और कुछ तरीका भी बताया था, याद करने का तरीका मैंने इसमें बताया था कि देखो एक होता है पेरेन काइमा, पेरेन काइमा। ठीक है, स्केलिन काइमा, एक था कोलेन काइमा, कोलेन काइमा। देखो ये चीज जो मैंने आपको एक ट्रिक से याद करवाई थी। ठीक है, एक ट्रिक से मैंने आपको ये चीज जो है वो याद करवाई थी। ठीक है, अब देखो क्या ट्रिक बताई थी इसके अंदर, मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखो
पेरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और कोलेन्काइमा। नाम क्या है? सरल उत्तक है। सरल मतलब एक सीधी रेखा को क्या बोला जाता है? सरल रेखा बोला जाता है। और ये सभी की सभी चीजें अपने, सबसे पहले देखो, पेरेन्काइमा मतलब पैर, स्केलेन्काइमा मतलब स्केल की तरह पूरा सीधा बॉडी, ठीक है, और कोलेन्काइमा मतलब कॉलर, ठीक है, कॉलर मतलब क्या हो गया, और ये पूरी बॉडी कैसी होती है? एक सरल रेखा की तरह होती है। तो सरल उत्तक, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और बीच में स्केलेन्काइमा, ठीक है। तो ये याद करवाया था आपको, इसको याद करने का तरीका, ठीक है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि सरल उत्तक का मतलब क्या है, और ये दोनों है, ये जटिल उत्तक है। तो स्केलेन्काइमा जो है ये अपना थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ट्रिक कैसी लगी इसके बारे में अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अब देखो यहां पर आ गया है जटिल उत्तक। जटिल उत्तक का उदाहरण है। अब देखो ये पिछला जो क्वेश्चन था ये किस में आया हुआ है? 2022 रीट के अंदर, मतलब साइंस सब्जेक्ट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नो डाउट अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन होगा और टीचिंग का ही ये क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो जटिल उत्तक, देखो स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ये तो क्या है? सरल उत्तक है, सरल। और ये हो जाएगा संवहन उत्तक। संवहन उत्तक में देखो खाने मतलब भोजन का संवहन, और एक होता है जो पानी का संवहन। पानी का कौन करता है? जाइलम करता है। और भोजन का कौन करता है? फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है। ये चीजें अपने को यहां पर ध्यान रखनी है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहां पर अपना हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब देखो आंत्र श्लेष्मा उपकला कोशिका श्लेष्मा का स्त्राव करती है, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं जो है वो इनका स्त्राव करती है, ये अपने को बताना है। और ये क्वेश्चन जो है ये अपनी सब्जेक्टिव क्लास जो थी उसकी लास्ट क्लास के अंदर हमने वहां पर किया है, ठीक है। अब देखो मुख्य कोशिका, गोबलेट कोशिका, पेप्टिक कोशिका या ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं, ये अपने को बताना है। तो देखो आंत्र की श्लेष्मा कोशिका होती है गोबलेट कोशिका, ठीक है, याद रखना। देखो आंत्र की श्लेष्मा, देखो आंत्र भी अपने पेट में होती है, गोल्ड ब्लेडर भी अपने पेट में होता है, याद रखना। आंत्र गोबलेट की कोशिका, ठीक है। तो थोड़ा सा शब्द मिलता जुलता शब्द है। तो अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको वहां पर क्लिक पक्का ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो, अब जो है पर्यावरण से संबंधित, परितंत्र से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है अपने कब आया हुआ है? आरपीएससी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। भाई क्वेश्चन पूछे हुए होने का मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि वापस वो पूछा जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, इसीलिए वो क्या पेपर में पूछा गया था। तो कभी भी वापस वो रिपीट किया जा सकता है। प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है, प्रकृति की क्रियाशील इकाई। देखो वायुमंडल है, जीवमंडल है, पारितंत्र है या पर्यावरण है। शायद इन दोनों के अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये नहीं होंगे अगर पिछली क्लासेज आपने ली है। या तो पर्यावरण होगा या पारितंत्र होगा। तो आज से याद कर लेना पारितंत्र होगा। देखो क्रियाशील इकाई, क्रियाशील का मतलब क्या है? बहुत एक्टिव है। और परियां जो होती है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो परितंत्र, ठीक है, याद रखना परितंत्र। तंत्र मतलब क्या होता है? हमारा शरीर जो है वो एक प्रकार का तंत्र है। तो परियों का जो तंत्र है वो बहुत एक्टिव होता है, इसीलिए वो आसमान में उड़ती रहती है। आपने पुराने समय के अंदर अगर आपने वो सोनपरी वगैरह नाटक आते थे उसमें देखा होगा कि परियों का कार्य क्या होता है? एक जगह से उड़कर दूसरी जगह वो जाती है। तो परितंत्र मतलब क्रियाशील है, इसलिए परितंत्र। उसके बाद में देखो पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित कौन से दो घटक है? यह प्रश्न एक बार फिर से रिपीट हुआ है और 2023 सीटी के अंदर भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखो निम्नलिखित में से कौन से दो घटक है? एक बार पहले प्रश्न आया था तब मैंने कहा कि घटक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक, ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। अब जैविक घटक कौन से होते हैं? जैसे पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, कोई जीव जनावर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या हो गया? जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जैविक है, जो जिंदा है वो जैविक है। अजैविक जो होते हैं वो दूसरे पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जल हो गया, या फिर जल के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हो गए, यीस्ट हो गया। और जैसे जो काई जो होती है वो भी क्या होते हैं? वो इनके उदाहरण होते हैं, जैविक व अजैविक उदाहरण होते हैं। तो कौन से दो घटक हैं? तो जैविक और अजैविक। सी ऑप्शन अपना यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर,
हाँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और ये देखो 2018 के अंदर भी ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? देखो सागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे बड़ा होता है, ये पहले में 2 बार ये क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 13 में। ऊर्जा का पिरामिड होता है, देखो हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, उल्टा व सीधा दोनों प्रकार या कोई नहीं। तो इसमें याद रखना है कि ऊर्जा का पिंड कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का कैसा होता है? सीधा होता है। देखो याद करने का तरीका बता देता हूं, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूजन आपके क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे पिरामिड आते हैं। देखो ऊर्जा का क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो 10% ही ऊर्जा जाती है। जैसे मान लो एक शेर है, वो किसी जैसे जो हिरण होता है उसको खाता है, ठीक है, तो मान लो उसने 100 कैलोरी खाई, 100 कैलोरी का उसने जो है वो हिरण को खाया, अगली पीढ़ी में कितना जाता है? मतलब अगले शेर के पास में उसका 10% पहुंचेगा। वातावरण के अंदर 90% डिकम्पोज हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लो कि पेड़ पौधे हैं, यहां पर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को कोई मतलब जीव खा रहा है, लेट अस सपोज बकरी खा रही है, ठीक है, तो बकरी को उसका कितना मिलेगा? मतलब 100 खा रहा था, यहाँ पे बकरी को 10 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है? बकरी है, ठीक है। अब बकरी को शेर खाएगा, उसके पास में उसका भी 10% मतलब 0.1 पहुंचेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर कोई जीव है उसको फिर खा रहा है, तो फिर उसके पास में 0.01% पहुंचेगा। तो देखो कैसे पहुंच रहा है, ये क्या इस तरीके से नहीं चल रहा है? ये देखो ये कैसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। मतलब यहां पर जितनी ऊर्जा थी उसका 10% ऊपर, उसका 10% ऊपर, उसका 10% ऊपर, तो यहां पर बहुत सारा था, यहां पर उसका 10%, यहां पर और कम, यहां पर और कम। तो ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं? ये हमेशा सीधे होते हैं, ये याद रखने का इसका तरीका है। देखो एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीड़ों का भक्षण करता है। मतलब कि मोर क्या करता है, वो जैसे टिड्डे वगैरह होते हैं उनको खाने का काम करता है, ठीक है। और साथ ही नहीं, मतलब जो सांप जो है, सांप सांप ये छोटे छोटे जो चूहे वगैरह होते हैं उनको खाने का कार्य करता है। और सांप को खाने का काम कौन करता है? मोर करता है। तो मोर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, तो मोर है। देखो मोर क्या है, देखो यहां पर क्या है? यहां पर सांप है, ठीक है। सांप को खाता है कौन? मोर खाता है। और सांप किसको खाता है? चूहों को खाता है, ठीक है। और चूहे जो है वो मान लीजिए कीटों को खाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी पिरामिड तो क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है। भाई मोर सांप को खा रहा है, सांप चूहों को खा रहा है, चूहे जो है छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खा रहा है। इसका मतलब मोर क्या है? खाद्य स्तूप का क्या है? शीर्ष है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, खाद्य स्तूप का शीर्ष है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई नहीं है? देखो हरे पौधे, इनको कौन खाते हैं? इनको खाते हैं मृग, खाते हैं, मतलब मृग मतलब कि हिरण खाते हैं। उनको कौन खा जाते हैं? बाघ खा जाते हैं, सही बात है बिल्कुल। घास जो है वो कौन खाता है? चूहा। चूहे को कौन खाता है? बाज। बाज को कौन खाता है? सांप। क्या ये सही है? ठीक है, ये सही नहीं है। बाज को सांप नहीं खाता है, बाज को सांप नहीं खाता है। अब देखो आगे, समुद्री शैवाल, शैवाल जो हरी हरी जो काई आती है उनको बोला जाता है। छोटी मछलियां शैवाल को खाती है, छोटी मछलियों को बड़ी मछली, बड़ी मछली को शार्क, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। बीज को गिलहरी खाती है और गिलहरी को उल्लू खाता है, बात ये भी ठीक है। तो कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है बताना था। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। उसके बाद में देखो जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द किसने दिया? ये दिया था रोजेन ने। ये याद रखना है, ये शब्द किसने दिया था? ये रोजेन ने दिया था। जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो रोजेन ने दिया था। अब देखो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अब ये थोड़ा सा पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। शांत घाटी, कश्मीर घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी। अब कश्मीर घाटी तो वर्तमान में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, आपने देखा होगा, ठीक है। एक न्यूज जो है वो काफी ज्यादा चल रही है, ठीक है।
सुरमा घाटी, फूलों की घाटी या शांत घाटी? तो ऑप्शन आएगा शांत घाटी, ठीक है, केरल के अंदर है। अब इसको समझाने का देखो कोई खास सेंस नहीं है कि जैव विविधता कहाँ पर है, तो जीके की तरह क्वेश्चन है, आपको वन वर्ड इसका डायरेक्ट याद करना है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 11, ठीक है। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो जातियां रेड डाटा बुक में प्रकाशित करता है वह संगठन है। देखो रेड डाटा बुक में क्या प्रकाशित होता है इसका तो आपको जो है वो मतलब पता होगा। देखो जो प्रजातियां संकटग्रस्त है, मतलब जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है, जो खत्म होने वाली है, उनका जो डाटा जो होता है वो अपने रेड डाटा बुक के अंदर होता है। अब ये जारी कौन करता है? ऑप्शन देखते ही आपको उत्तर दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि आपने करंट जीके पढ़ा होगा, वहां पर ये नाम कई बार आपने पढ़ा है, ठीक है। देखो ICFRE बिल्कुल नहीं, WWF, ये तो WWF क्या है, ये बॉक्सिंग वाला WWF नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जारी ये नहीं करता है। तो कौन करता है? IUCN, IUCN, ये याद रख लेना कि ये जो है वो रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है, ठीक है। कौन करता है? तो IUCN जो है वो रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। अब देखो क्वेश्चन देख लेना, RS 2016 का, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? मतलब ये पूछा गया है कि जैसे हिमालय वगैरह की जो बर्फ है या फिर जो वर्षा का पानी प्रदूषित करता है वो कौन करता है, इसका अपने को बताना है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब कि NO2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है वो करते हैं प्रदूषित। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये भी तो करते हैं प्रदूषित, नहीं, ये करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करते हैं, मतलब कि ये जो है वो ओजोन को इफेक्ट करते हैं, मतलब ओजोन को जो छिद्र करने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में मेथेन, या फिर हम कह सकते हैं CH4, ठीक है, उसके बाद में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो है ओजोन गैस के शरण के लिए, मतलब ओजोन परत के शरण के लिए। लेकिन प्रदूषण जो करता है वो करता है, मतलब कि वर्षा जल का प्रदूषण कौन करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। और बहुत कॉमन है, नाइट्रोजन का तो हम हमेशा ही याद करते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है वायु को प्रदूषित करती है, तो ये तो अपने को याद करने की जरूरत ही नहीं है। और उसका दूसरा भाई है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या करता है? ये भी प्रदूषण का कार्य करता है, और बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यहां पर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 21वां, ये क्वेश्चन जो है ये भी जो है वो करवाया हुआ क्वेश्चन है, संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण होती है? देखो जैसे संगमरमर होता है तो उसका कलर भी येलो पड़ने लग जाता है, जैसे ताजमहल के अंदर संगमरमर लगा हुआ है तो उसका रंग भी क्या पड़ जाता है? येलो पड़ जाता है। किसके कारण से? तो अम्लीय वर्षा के कारण से, अम्लीय वर्षा के कारण से, अम्लीय वर्षा के कारण से। तो ये प्रश्न जो है वो याद कर लेना, अम्लीय वर्षा के कारण से पड़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ताजमहल वगैरह देखने जाते हैं तो वहां पर दूर दूर तक जो ऑटो व्हीकल होते हैं वो अलाउ नहीं होते, जैसे क्योंकि वो धुआं करते हैं, धुएं से प्रदूषण होता है और प्रदूषण से अम्ल वर्षा जो है वहां पर होने लगती है, जिसके कारण से अम्ल वर्षा होगी तो वहां पर जो संगमरमर का जो कलर है वो येलो पड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा उसका रीजन है। अब देखो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इसमें नहीं होते, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है, ब्रोमीन नहीं होते। देखो क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एलिमेंट होते हैं, मतलब कि यूं समझ लो कि ये जो है अपने पड़ोसी हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे ये एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। तो इसके अंदर देखो ब्रोमीन आता है ये वाला, तो ये दोनों जो है ये इसके अंदर नहीं होते, जिसके कारण से ये स्थायी रहते हैं। दूसरा एक रीजन और बताता हूं, देखो कोई परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उसको कंट्रोलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे परिवार होते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस किए जा सकते हैं। अब देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें कार्बन होता है, ठीक है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है,
ठीक है। देखो ये छोटे छोटे परमाणु है, छोटे छोटे परमाणु है, तो छोटे परमाणुओं को आसानी से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और छोटे परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उसके अंदर बंध अच्छा होता है, आपस में अच्छी बॉन्डिंग होती है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड सर्किल है, ठीक है, 2-3 दोस्तों का है, तो वो अच्छा होगा क्योंकि सभी से अच्छी कन्वर्सेशन हो पाती है, तो वहां पर बॉन्डिंग जो है अच्छी बनती है। वही परमाणुओं के अंदर होता है, छोटे छोटे परमाणु होते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है। लेकिन ब्रोमीन हो गया, जैसे ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ये बहुत ज्यादा बड़े परमाणु होते हैं, ये अच्छे से जो है वो स्टेबिलिटी नहीं देते। तो ब्रोमीन जो हो जाएगा ये अपना हो जाएगा कि स्थायी नहीं होते हैं, बड़ा परमाणु है इसलिए ये स्थायी नहीं होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो अपना टॉपिक है, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन और पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो 2021 स्टेनोग्राफर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्ष तापमान पर, कक्ष मतलब रूम टेम्परेचर पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। देखो दूध का खट्टा होना, देखो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों, या फिर नन ऑफ दिस, ये अपने पास में ऑप्शन है। देखो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि केवल सामने जो चीज दिखाई दे रही है उसके अंदर चेंजिंग हो गई, उसके रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हुए। जैसे क्या हो रहा है, जैसे मान लो जो अपने पानी होता है, जैसा दिखाई दे रहा है जमा देते हैं, उसके बाद में भी वापस गुण पानी के ही रहते हैं उसके अंदर। गैस बन जाता है तो भी पानी के गुण रहते हैं, और वापस उसको माध्यम के अंदर, वापस पानी के अंदर उसको चेंज किया जा सकता है। इट मीन्स वो भौतिक परिवर्तन है। तो अगर चीज वापस प्राप्त की जा सकती है तो उसका मतलब समझ लेना वो होती है भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा हो गया, क्या वापस उसको जो नॉर्मल दूध के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। दूध का खट्टा होना, या तो दूध फट गया या फिर वो दही में परिवर्तित हो गया। क्या उसको वापस सामान्य दूध के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और किया जा सकता तो वो हो जाता भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का इतना बड़ा डंडा है, उसको काट दिया, अभी भी लकड़ी है, अभी भी उसके वही गुण है, इसका मतलब वो हो जाता है अपना भौतिक परिवर्तन। कांच है, गिर के टूट गया, टूटने के बाद में भी कांच है, टूटने के बाद में भी उसके कार्य है वो कांच वाले ही है। ठीक है। और अगर उसको वापस जोड़ा जा सकता है, मतलब कोई अगर ऐसा तरीका होता होगा जिससे वो आपस में जोड़े जा सकते हैं, तो वो भी भौतिक परिवर्तन है। एक चीज और, मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, लेकिन मोम का जलना, अगर पेपर में पूछा जाए मोम का जलना है तो मोम का जलना है भौतिक परिवर्तन, बत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन पूरी मोमबत्ती का पूछा जाए तो वो क्या, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब देखो निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखो लकड़ी का जलना, लकड़ी जल जाती है, क्या उसके बाद में वापस वही लकड़ी बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती, तो रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, कच्चे फल थे वो पक गए, क्या उसको वापस कच्चा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन। भोजन पकना, भोजन पहले जो था वो कच्चा था, मतलब आटे के रूप में था, बाद में रोटी के रूप में आ गया, क्या वापस उसका आटा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, तो ये तो है रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को कुछ हद तक समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं समझाई जा सकती। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है, तो उनको याद कर लो कि कौन से भौतिक है और कौन से रासायनिक है। जो चीजें सामान्य अपन करते हैं, मतलब साइंस के स्टूडेंट न होते हुए भी जो कार्य अपने करते हैं ना, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी होते हैं भौतिक, वो सभी होते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब लकड़ी के लट्ठों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो क्या उसके गुणधर्म बदल गए? क्या उसका गुण बदल गया? क्या वो खट्टे हो गए? क्या उसके अंदर, क्या वापस वो जल गए? क्या मतलब जैसे जलने के बाद में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, तो क्या उसके अंदर ऐसी कोई चेंजिंग आई है? नहीं आई। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपना भौतिक परिवर्तन यहां पर हो जाएगा। 25 नंबर, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन? मैंने आपको बोला था कि अगर मोम का जलना बोले तो भौतिक परिवर्तन, बत्ती का जलना बोले तो रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों माने जाते हैं। ठीक है। ये स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि कुछ मेन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिक्स पेपर में पूछे जाते हैं, जिसके अंदर अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, फिक्स क्वेश्चन है ये। और अकाउंटेंट 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में
निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखो ये अच्छी तरीके से याद कर चुके हैं, मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं है इसका मतलब भौतिक परिवर्तन अपने को देखना है। देखो यहां पर आ गया लोहे में जंग लगना, जंग लगना तो है रासायनिक परिवर्तन, कम से कम 5-7 बार पढ़ चुके हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मतलब दहन हो चुका, कोई चीज जल जाती है तो वापस नहीं आ सकती, तो ये भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब मोमबत्ती का जलना रासायनिक व भौतिक दोनों है, रासायनिक प्लस भौतिक, लेकिन फिलहाल अपने को रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक होता है ना, तो मोम का पिघलना, मोम का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो जो अपना हो जाएगा ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन। हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की? 2020 का क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने की? तो मैंने आपको बताया था, अगर पिछली क्लासेज आपने देखी है तो आपको कंफर्म पता होगा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक शब्द का, इलेक्ट्रॉन एक शब्द का, तो जे थॉमसन, जे थॉमसन थर्ड ऑप्शन अपना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गैलीलियो ने एक जड़त्व का नियम दिया था, जड़त्व का नियम, और जड़त्व का नियम कहां पर पढ़ा था? हमने न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़े थे, 3 नियम पढ़े थे, उसमें पहला नियम था जड़त्व का नियम। तो तीनों नियम जो दिए थे वो न्यूटन ने दिए थे, लेकिन पहला जो जड़त्व का नियम है वो किसने दिया था? वो गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद में देखो छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, ये प्रश्न कब पूछा गया? हेडमास्टर एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है कि छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये भी प्रश्न करवाया हुआ प्रश्न है। ठीक है, छोटे से छोटा तो दुनिया में एक ही चीज है, वो है परमाणु, सबसे छोटी जो चीज है वो है परमाणु। अणु क्या है? 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है? वो अणु बनता है। प्रोटॉन मैंने आपको बताया कि ये कहां पर होते हैं, ये बीच में नाभिक होता है, और यहां पर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लास जो होती है, मतलब कक्षाएं जो होती है इसके अंदर, वो चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। और ये मैंने पिछली 1-2 क्लासेज में आपको एक इसका तरीका बताया था, वो तरीका आप पिछली क्लासेज जो है वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th। उसके बाद में है 29। हाँ, अब देखो इसके अंदर देखो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर अपने को सार मिलने वाला है। 4 वैज्ञानिक अपने को यहाँ पर याद हो जाएंगे, 4 खोज जो है याद हो जाएगी विद ट्रिक। ठीक है, अब देखो देखो जे थॉमसन ये था इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, देखो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये की थी चैडविक ने। डाल्टन ने 1808 के अंदर परमाणु सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, गोल्डस्टीन प्रोटॉन, चैडविक न्यूट्रॉन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन जो है। अब उसके बाद में देखो डी के अंदर क्या है? डी के अंदर फर्स्ट है, तो डी के अंदर फर्स्ट है ना, तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 2 या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनते हैं, स्कूल लेक्चरर 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखो 2 या 2 से अधिक समान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखना है अणु का निर्माण करते हैं। अल्फा कण, अब याद रखना है, देखो एक होते हैं अल्फा कण होते हैं, एक होते हैं बीटा कण होते हैं। ठीक है, देखो हीलियम जो है ये होते हैं अल्फा कण। ठीक है, हीलियम होते हैं वो होते हैं अल्फा कण, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं बीटा कण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं बीटा कण। देखो बीटा मतलब बी ई, इस तरीके से याद कर लो, बी बीटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो एक होता है बी ई, ठीक है, बीटा इलेक्ट्रॉन। अब देखो अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल है, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी टीचिंग के एग्जाम के अंदर पूछा गया है 2018 के अंदर। देखो जब कभी
कुछ खाना ऐसा खाया जाता है जिसके कारण से पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो फिर अपने क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। सामान्य भाषा में उसका नाम रखा गया है इनो, लेकिन वास्तव में उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है उसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, अमाशय मतलब होता है पेट, पेट की अम्लता मतलब एसिडिटी को ठीक करने का कार्य करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कभी भी अगर इनो का पैकेट आपने देखा होगा तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स के अंदर देखना और उसके अंदर एक नाम लिखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, एसिडिटी को ठीक करने का काम करता है। शुष्क बर्फ है, अभी देखो शुष्क बर्फ है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण होता है, देखो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है जो क्या करती है, वो आग को बुझाने का कार्य करती है। साथ ही साथ में बर्फ के साथ में जमने का कार्य कौन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जमने का कार्य करती है। मतलब कि जो फ्रिज के अंदर हमारे पास में होती है वो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ये चीज याद रहनी चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन, पीएसआई एग्जाम पटवार 2021, मतलब 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, तो एसिटिलीन जो है इसको फलों को पकाने के लिए किया जाता है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि पीछे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो एसिटिलीन, कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में, तो एसिटिलीन, ठीक है। जैसे यूं भी याद कर सकते हो, जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको इंजेक्शन लगाकर पकाया जाता है, कुछ को ठंडक के अंदर रख के पकाया जाता है, कुछ को अधिक गर्मी में रखकर पकाया जाता है। तो देखो पकाना है, अलग अलग तरीके हैं। तो देखो किसी को ठंडक में रखकर एसी के अंदर रखकर पकाया जाता है, एसीटिलीन, ठीक है, एसीटिलीन किसमें, फलों को पकाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। हाँ अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जमी हुई बर्फ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप होती है। साथ ही साथ में एक चीज मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है, वो आग को बुझाने का कार्य करती है, ठीक है। अब एक चीज बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आग को लगाने का कार्य कौन सी गैस करती है, किस गैस के कारण से आग लगती है, ठीक है। अब ये बताना, देखो अग्निशामक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो अब अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाएगा, आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण के दौरान किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर एक 5th ऑप्शन और आएगा, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, ठीक है। डॉपलर प्रभाव का जो है वो उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग पुलिस नियंत्रण के दौरान नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है डॉपलर प्रभाव एक ऑप्शन यहां पर हो रहेगा, तो इसका उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है, ये हो जाएगा अपना 5th ऑप्शन, ठीक है। अब ये भी 2007 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ये जो है मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं और मैंने आपको बोला था कि इस टाइप के प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। देखो बल हमने बात की थी, ये होता है वेक्टर, ठीक है। बल के अलावा त्वरण, वेग, वेलोसिटी मतलब कि हाँ वेग, और एक हो गया विस्थापन, संवेग, ये सब क्या है, ये होते हैं वेक्टर। देखो चाल, ऊर्जा, तापमान, द्रव्यमान, ये सब होती है अदिश राशियां, अदिश राशियां, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब क्या होती है अदिश राशि। तो अपने इसको में क्या बताना था, वेक्टर, वेक्टर मतलब है सदिश, मतलब कि बल है। अब ये चीजें तो याद ही करनी पड़ेगी, कौन सा वेक्टर है कौन सा वेक्टर नहीं है। अब देखो कौन सा असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल कौन कौन से हैं ये देखो। देखो असंपर्क का मतलब होता है कि जिस बल को लगने के लिए उसके संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे चुंबक है, चुंबक दूर से खींचती है, क्या संपर्क में आई, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असंपर्क बल, असंपर्क, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल, विद्युत जो होता है जैसे आपने देखा होगा खंबा दूर से ही खींच लेता है, अगर जब करंट लगाना होता है तो दूर से खींच लेता है, इसका मतलब ये भी क्या होता है, असंपर्क बल होता है, असंपर्क, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, कोई 20 फीट ऊपर से कूदा है
टच नहीं हो रहा है जमीन के, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल जो है लग रहा है, इसका मतलब वो भी क्या है, असंपर्क बल है, असंपर्क। ठीक है। और घर्षण बल क्या है, घर्षण बल अगर लगना है तो किसी भी सरफेस के टच होना जरूरी है, बिना टच हुए जो है वो घर्षण बल नहीं लग सकता। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, संपर्क बल हो जाएगा, संपर्क बल। ठीक है। अब देखो इसके अंदर असंपर्क बल नहीं है, देखो ये तो असंपर्क बल है, असंपर्क बल है, ये असंपर्क बल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना बिल्कुल यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में देखो, जब कोई वस्तु स्थिर होती है, जब कोई वस्तु स्थिर होती है तब उसमें क्या होता है, देखो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, वस्तु पर लगने वाला बल उसे स्पर्श नहीं करते, वस्तु पर लगने वाला बल एक दूसरे को संतुलित कर देते। भाई कोई वस्तु पर बल नहीं लग रहा, इसका मतलब कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, एक तो कंडीशन वो बनती है कि उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग बल लगा रहे हैं और वो गति कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि जितना बल उसके ऊपर लग रहा है उतना बल वो वापस नहीं लगा पा रहा है, इसलिए वो एक दिशा के अंदर गति कर रहा है। और एक तरीका ये है कि यहां पर एक इंसान है बहुत मोटा ताजा, ठीक है, ठीक है, अब इसके ऊपर 3-4 बच्चे जो है वो जोर लगा रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं उसको, और वो गति नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो संतुलित अवस्था के अंदर है। तो देखो वस्तु पर लगने वाला बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, तब क्या रहती है, वस्तु क्या रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है। अब देखो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। क्या ये स्टेटमेंट सुना सुना सा लग रहा है क्या? मैंने एक दिन बोला था कि कोई वस्तु या कोई इंसान वो उसी कंडीशन में रहना चाहता है जिस कंडीशन में वो है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, शादी से पहले बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में अपने हिसाब से रहना, अपने हिसाब से कपड़े पहनना, अपने हिसाब से सब कार्य करना, ठीक है, लेकिन जब वो शादी हो जाती है तो दूसरे घर में जाती है तो वहां पर क्या हो जाते हैं, क्लेश स्टार्ट हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वहां पर क्या होता है कि स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, मतलब कि जड़त्व का नियम वहां पर भी लागू हो रहा है। जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, कोई चीज गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। अब जब उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाया जाता है या उसको कोई कार्य बाह्य बल के कारण से करना पड़ता है तो वो उसका विरोध करती है। ठीक है, विरोध करती है, इसका मतलब मान लीजिए कार जो है चल रही है, चलती रहना चाहती है, जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो वो आगे धक्का मारती है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम क्या नाम है? जड़त्व का नियम बोला जाता है। जड़त्व मतलब कोई जड़ अवस्था में है तो वो जड़ अवस्था में ही बना रहना चाहता है। और ये जड़त्व का नियम की खोज की थी गैलीलियो ने, गैलीलियो ने की थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बाह्य बल सक्रिय ना हो, तो ये हो जाएगा प्रथम नियम, न्यूटन गति का प्रथम नियम। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो इसमें देखो गैलीलियो का गति का विशेष सिद्धांत नहीं कहा जा सकता इसको, गैलीलियो ने केवल जड़त्व का सिद्धांत दिया था, लेकिन न्यूटन ने इस जड़त्व के सिद्धांत को लेते हुए अपने 3 सिद्धांत दिए थे। तो ये जो लाइन है वो उस 3 सिद्धांतों के अंदर की लाइन है। ठीक है, इसलिए अपने को गैलीलियो का नियम याद इसको नहीं करना है, अपने को यही नियम इसको करना है। लेट अस सपोज ये ऑप्शन में ना आता तो फिर अपने ये ऑप्शन में करते, लेकिन फिलहाल गति के अनुसार अपने को बताना है तो यही ऑप्शन अपने को करेक्ट यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होता है? देखो जड़त्व किसका सबसे ज्यादा होगा? ठीक है, अब देखो इसका आंसर तो आप खुद ही दे सकते हैं, और ये पेपर में 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। देखो लेट अस सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं, 65 किलो वजन का आदमी यहां पर आपके सामने खड़ा है, ठीक है, तो उसको धक्का लगाएंगे तो हो सकता है खिसके, हो सकता है ना खिसके। एक यहाँ पर 150 किलो का आदमी खड़ा है और उसको धक्का लगाया जाता है तो क्या वो खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। इसका मतलब जड़त्व किसका ज्यादा है? जिसका वजन ज्यादा है उसका जड़त्व ज्यादा है। जैसे एक स्कूटी होती है और एक ट्रक होता है, स्कूटी को खिसकाया जा सकता है बल लगाकर, लेकिन ट्रक को खिसकाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका मतलब उसका जड़त्व ज्यादा है, और जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उसके वजन के ऊपर निर्भर करता है। तो ये रहा ट्रक, इसका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। सबसे कम जड़त्व क्योंकि साइकिल का वजन सबसे कम, तो साइकिल का सबसे कम, फिर स्कूटर का, फिर कार का सबसे ज्यादा किसका, ट्रक का जड़त्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ऊर्जा का इकाई या मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक, ये भी प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुका हूं। मैंने कब करवाया था, मैंने आपको सब्जेक्टिव क्लास में बताया था एक तो, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू की क्लास आई थी उसके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। कैसे बताया था, मैंने बताया था कि ऊर्जा का मात्रक होता है वाट, ऊर्जा का मात्रक होता है वाट। अब ये भी मैंने याद करने का तरीका बताया था आपको। कैसे बताया था कि बल्ब है जैसे, ठीक है, अब वो कितनी ऊर्जा का है, वो उसको कैसे नापते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे नापते हैं, अपने ऊर्जा को नापते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ऊर्जा का मात्रक यहां पर अपना हो जाएगा वाट, ठीक है, ये अपना ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ये भी अपना कब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो आपने पहले किया हुआ है, तो एक बार इसको आप खुद से पढ़ें और इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। ठीक है, देखो इसके अंदर देखो क्या होगा, इकाई का मात्रक बताना है, तो मात्रक जो होगा ये हो जाएगा वॉट सेकंड, ठीक है, वॉट सेकंड, केवल वॉट नहीं होगा, ठीक है, केवल वॉट यहां पर नहीं होगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो वाट सेकंड होगा, ठीक है। क्योंकि देखो शक्ति का जो मात्रक होता है ना, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक होता है वो होता है केवल वाट, और जो ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है वो वाट सेकंड होता है, वाट सेकंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होता है वेग, वेग का बड़ा भाई होता है त्वरण, वैसे ही देखो ऊर्जा होती है ऊर्जा, ऊर्जा का बड़ा भाई होता है वो होता है शक्ति, ठीक है। मतलब एक सेकंड में जो ऊर्जा लगाई जा रही है उसको तो कहते हैं अपने, प्रति सेकंड जो लग रही है उसको कहते हैं अपने ऊर्जा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 43 का फोर्थ। उसके बाद में देखो 44 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी ऊर्जा, देखो कोई चीज स्वतंत्र रूप से गिर रही है, जैसे यहां पर कोई वस्तु है गिरने से पहले उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, गति कर नहीं रहा है तो गति उसकी जीरो हो जाएगी। जैसे ही उसको छोड़ा जाता है स्थितिज ऊर्जा कम होना स्टार्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। अब देखो जब नीचे पहुंचेगा तो गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, बीच में कहीं पर स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी, दोनों होती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है ना, जो ऊर्जा है वो फिक्स रहती है, वो आपस में चेंज होती रहती है, कभी स्थितिज ऊर्जा में, कभी अपने इसके अंदर गतिज ऊर्जा के अंदर चेंज होती रहती है। तो पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। देखो अपने को यहां पर ये नहीं पूछा कि गतिज ऊर्जा बढ़ती है या स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज और स्थितिज दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है कि गतिज स्थितिज में बदल जाएगा, स्थितिज गतिज में बदल जाएगा। तो ऊर्जा तो जो है वो फिक्स रहती है अपनी, क्या फिक्स रहती है, ऊर्जा जो है अपनी फिक्स स्थिर रहती है। अगर ऑप्शन के अंदर ये होता कि उसकी कुल ऊर्जा की जगह कुल गतिज ऊर्जा होता तो हम कहते गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, अगर स्थितिज ऊर्जा होता तो हम कहते स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा होता तो कहते गतिज ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर पूरी ऊर्जा मतलब पूरी ऊर्जा मिक्स, मतलब यांत्रिक ऊर्जा का पूछा है, यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी, ये फिक्स रहेगी। भाई मेरे जेब के अंदर मान लीजिए टोटल मिला के 100 रुपए है, 50 इसमें है, 50 इसमें, 50 इसमें है और 50 इसमें है। अब लेटर सपोज यहाँ का पैसा मैं इस जेब में ट्रांसफर कर दूं तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि पैसा कम हो गया, यही कहेंगे कि पैसा जो है वो नियत है, ठीक है, पैसा जो है। अभी यूं पूछे कि लेफ्ट जो पॉकेट थी उसके अंदर तो कम हो गया लेकिन राइट में बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट राइट नहीं, टोटल पैसे का पूछा है कि टोटल जो पैसा है वो बढ़ा है या घटा है, वो नियत है। तो इसमें इसी तरीके की कुछ घटना पूछी गई है। 45 देखो डायनेमो के बारे में मैंने आपको बताया था कि सामान्य भाषा में जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, ठीक है, उसी को साइंस की भाषा में या इंग्लिश भाषा में उसको डायनेमो बोला जाता है। RS 2012 का क्वेश्चन। देखो डायनेमो को मैंने आपको बताया था, डायनेमो को बताया था, और मोटर का मैंने आपको बताया था कि मोटर जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा दी जाती है और पानी ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देती है, मतलब विद्युत ऊर्जा दी जाती है यांत्रिक ऊर्जा में, वो उसको बदलता है मोटर।
मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और जनरेटर में क्या होता है, सबसे पहले उसको स्टार्ट करने के लिए अपने क्या देते हैं, उसको घुमाया जाता है। उसके आपने अगर जनरेटर को देखा है स्टार्ट करते हुए, तो उसको सबसे पहले जनरेटर को की जो एक पोजीशन होती है उसको घुमाया जाता है। घुमाया जाता है इसका मतलब उसमें यांत्रिक ऊर्जा दी जा रही है, वो प्रकाश ऊर्जा में उसको या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब मोटर का उल्टा कार्य जो होता है ना, वो उसका जनरेटर का होता है। ठीक है, अब देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये तो मोटर का काम है। ठीक है, ये तो मोटर का काम है। उसको विद्युत ऊर्जा देंगे मोटर को, वो अपने को यांत्रिक ऊर्जा देगा। अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये अपना मोटर का कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना मोटर का जनरेटर का कार्य। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना मोटर का कार्य। तो याद अपने को थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन अपने को यहां पर याद करने। 46, एक यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वही बात पूछी गई है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का मतलब क्या हुआ, पहले यांत्रिक ऊर्जा मतलब मनुष्य उसके ऊपर कार्य कर रहा है। ठीक है, मनुष्य कार्य कर रहा है किस पे करता है, वो करता है जनरेटर के ऊपर। ठीक है, अब जैसे मोटर होती है, मोटर के अंदर पहले विद्युत कार्य करती है, उसके बाद में जो कार्य मनुष्य को करना होता है वो मोटर कर रही है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा उसके अंदर हो जाता है। अब देखो 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, ये क्वेश्चन जो है ये भी अपना करवाया हुआ क्वेश्चन है। कोई चीज के अंदर गति है, इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा है। कोई वस्तु स्थित है अपने स्थान पर, इसका मतलब उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा उसको बोला जाता है। ठीक है, आप देखो 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर प्रश्न देखो, ये भी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखो लगातार, ये भी 2018 में, ये भी 2018 में, मतलब दोनों ही क्वेश्चन जो है एक साथ में ही पेपर में, एक ही पेपर में पूछ लिए गए। ठीक है, अब देखो जीवाश्म ईंधन है, ये क्या है, नवीनीकरणीय है, अनवीनीकरणीय है, या फिर दोनों है, या फिर नन ऑफ दीज है, ये अपने को बताना है। अब देखो जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है, जो जमीन के अंदर दबे हुए होते हैं ना जीवाश्म, जैसे कोयला हो गया, छोटे छोटे जीव जो है दब कर वो कोयले का रूप ले लेते हैं, तो क्या उसको नवीनीकरण किया जा सकता है? क्या जैसे कंपनी में अपने ऑर्डर देकर बनवा सकते हैं, तो क्या वैसा कुछ किया जा सकता है? क्या जीवाश्म ईंधन को ऑर्डर देकर और बनवाया जा सकता है? नहीं बनवाया जा सकता, मतलब अनवीनीकरणीय है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनवीनीकरणीय। उसके बाद में है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखो वनस्पति जो तेलों के बारे में जब हमने बात की थी, तो उसके अंदर मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। क्या क्या बताया था? एक तो मैंने बताया था कि वनस्पति घी तेल होते हैं, वनस्पति घी या तेल, ये सामान्यतः अपने यूज नहीं लेते हैं, तो अपने उसको कहते हैं ना, मतलब इसके अंदर Ni निकल, Ni निकल जो होता है उसके अंदर उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाता है। साथ ही साथ में उसमें H2 गैस भी काम में ली जाती है। ठीक है, मैंने कहा वनस्पति घी को ना कहा जाता है, ना नहीं यूज करेंगे। तो Ni मतलब निकल को जो प्रतीक चिन्ह है वो Ni है, तो उसको क्या बोला जाता है? निकल बोला जाता है। एक तो निकल याद रहना चाहिए और एक H2 अपने को याद रहना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब उसके बाद में है, ठीक है 50 क्वेश्चन जो है अपने यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर पेपरों के अंदर आए हुए सभी 50 क्वेश्चन किए हैं, और आपको जो पिछले जो आपने थ्योरी क्लास और ऑब्जेक्टिव क्लास देखी है, तो काफी सारे क्वेश्चन आपको कॉमन लगे होंगे। वो कॉमन क्वेश्चन इसीलिए हैं क्योंकि साइंस के अंदर घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में बताया, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के लिए दोनों ही टेस्ट सीरीज जो है अपने पास में अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो टोटल 26 टेस्ट है, 13 + 13, यहाँ पर 16 + 16 टोटल 32 टेस्ट जो है यहाँ पर अपने पास में है।
ठीक है, तो टेस्ट सीरीज यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है ऐप के अंदर अपने को दिखाई देगी और ऐप एनडीसी क्लासेज नाम से अपने को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। साथ ही साथ में इन टेस्ट की एक खास बात ये भी है कि इन टेस्टों के अंदर अपने को शेड्यूल वाइज टेस्ट मिलते हैं। साथ ही साथ में जो क्लास नोट्स होते हैं वो इसके अंदर अपने को मिल जाते हैं। जैसे कई कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिखते हैं कि हमें जो है वो नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, तो आपको जो नोट्स मिलेंगे इन टेस्ट सीरीज के साथ में वहाँ पर ऐड आपको मिलते हैं। सभी जितने भी नोट्स है, जितने भी अपने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लेंगे तो फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का लेंगे तो सेकंड ग्रेड का, और वहां पर एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी है जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरार तक को साथ में कवर किया गया है। अगर वो टेस्ट सीरीज आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि सभी टेस्ट की एक साथ में तैयारी अपने यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई भी आप टेस्ट सीरीज अगर इनमें से लेना चाहते हैं तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से आप वो जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो है शानदार शानदार 50 क्वेश्चन के ऊपर बात की। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी, वो क्लास जो अपनी आएगी वो आएगी प्रीवियस ईयर, केवल फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन अपने इसके अंदर लेकर आएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर शानदार बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।